अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए अमराद। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और एक प्रॉपर डेलीगेशन वो इस वक्त यूएस में मौजूद है और 26 सितंबर को उनकी मुलाकात हुई यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी। इसमें पाकिस्तान और यूएस की कोऑपरेशन को लेकर बात की गई है और ये पाकिस्तान के उस ऑफिशियल स्टांस की मैनिफेस्टेशन है कि पाकिस्तान एक ब्रिज का काम करेगा ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, यानी कि चाइना और यूएस के दरमियान जो एक ब्रिज होगा वो पाकिस्तान रहेगा। अब ये वो वक्त है जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की यूएस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात थी। दूसरी तरफ चाइनीज डेलीगेशन पाकिस्तान में भी मौजूद था। सीपैक 2.0 को लेकर पाकिस्तान के साथ बात चल रही है, लेकिन यूएस के साथ ये जो पर्टिकुलर बातचीत हुई यूएस प्रेसिडेंट की पाकिस्तानी आर्मी चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर की, ये बहुत ज्यादा अहम है, खासतौर पर डिफेंस की डोमेन में और इस वक्त जो ऑनगोइंग सिक्योरिटी सिचुएशन है। यूएस की तरफ से दोबारा से ये कहा गया है कि टेररिज्म के खिलाफ जो पाकिस्तान की वॉर है, इसमें वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और किसी भी किस्म का कोऑपरेशन अगर पाकिस्तान को चाहिए तो वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे। और पाकिस्तान को इस वक्त जो दो बड़ी प्रॉक्सीज का सामना है, एक इंडियन बैक्ड बीएलए जो कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव है और दूसरी टीटीपी। इसी के साथ साथ एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में F-16 की वी किट्स को लेकर दोबारा से डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है कि क्या पाकिस्तान F-16 ब्लॉक 70s लेने जा रहा है या मौजूदा पाकिस्तानी F-16s को वी किट्स के थ्रू ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा। और F-16 ब्लॉक 70 क्यों जरूरी है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, इवन दो कि बहुत जल्द J-35 पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट होने जा रहे हैं। J-10C पाकिस्तान ऑपरेशनलाइज कर चुका है, कॉम्बैट में यूज कर चुका है। एक बड़ी तादाद में JF-17 ब्लॉक 3 की सूरत में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद है। तो इस सब के होते हुए F-16 ब्लॉक 70 की जरूरत क्यों है। लेकिन सबसे पहले हम अक्सर औकात F-16 का जिक्र करते हैं, बाकी इस तरह के एयरफोर्स से रिलेटेड इक्विपमेंट का तो जिक्र करते हैं, बट हमारी लैंड फोर्सेस जो कि निस्बतन ज्यादा यूएस बेस्ड इक्विपमेंट एक हद तक यूज कर रही हैं, जैसा कि हमारी एसएसजी है, उसके पास यूएस मेड राइफल्स हैं, देन कुछ यूएस मेड गन साइड सिस्टम्स, नाइट विजन गॉगल्स, ये तमाम चीजें जो यूएस मेड एसएसजी यूज करती है। हम इस वक्त एक ऐसी अनकन्वेंशनल वॉर का हिस्सा हैं जहां हमारे जो लैंड फोर्सेस के सोल्जर्स हैं, नॉर्मल आर्मी है, उस बेचारे सोल्जर के पास एक पुरानी G3 होती है जो कि फायर पावर और लाइबिलिटी के मामले में उस पर कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया जा सकता। लेकिन जब सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की बात होती है, गन साइड सिस्टम्स की, आईआर इमेजरी की, नाइट विजन की, तब ये कन्वेंशनल वेपन्स जो आपने अपने सोल्जर्स को दिए हुए हैं ये काम नहीं करते। और वो सोल्जर ऐसे टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनके पास यूएस स्पेशल फोर्सेस के इस्तेमाल में रहने वाले नाइट विजन गॉगल्स, आईआर इमेजरी इक्विपमेंट मौजूद है जो उन्होंने अफगानिस्तान से लिया हुआ है। तो यही वो वजह है कि टीटीपी और बीएलए अक्सर औकात जो वीडियोस रिलीज करते हैं उसमें वो आईआर फुटेजेस दिखा रहे होते हैं जहां पाकिस्तानी सोल्जर्स को वो निशाना बनाते हैं। ये असल में जो आपके गन साइड सिस्टम्स हैं और आपका दूसरा इस तरह का इक्विपमेंट है, ये बैटल फील्ड में आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ा देता है। और सिचुएशनल अवेयरनेस ही आज के वक्त में की है अगर आप अपने कॉम्बैट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। यूएस आर्मी इस वक्त एक बड़े पैमाने पर अपनी लैंड फोर्सेस के लिए अपग्रेड्स लेकर आ रही है, जिसमें इंटीग्रेटेड विजुअल ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये एक ऐसे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स होंगे या मैं यूं कहूं कि ऐसे हेलमेट्स होंगे जो आपको एग्जैक्ट वर्चुअली बता रहे होंगे कि आपने एनिमी को टारगेट करना है तो आपकी गन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, या जो आपकी मौजूदा गन की पोजीशन है उससे आप क्या चीज टारगेट कर सकते हैं। सेम एज जैसे आप मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, तो वो एक सोल्जर की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देता है। देन नेक्स्ट जनरेशन स्क्वाड वेपन्स, वो नए राइफल्स जिनमें बेसिकली ज्यादा पॉलीमर का यूज किया गया है, लाइट वेट वेपन्स हैं और ऑलरेडी मौजूद राइफल से ज्यादा रोबस्ट हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पहले से ज्यादा बेहतर बॉडी आर्मर, हेलमेट्स और दूसरे सेंसर्स को इंडक्ट करने की तरफ यूएस जा रहा है। इसके साथ साथ मिनी ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है यूएस फोर्सेस की तरफ से, जैसे कि ब्लैक हॉर्नेट है। पाकिस्तानी एसएसजी भी स्पेशलाइज्ड वेपन्स को यूज करती है जिसमें मुख्तलिफ क्वाडकॉप्टर्स आते हैं, मुख्तलिफ ड्रोन्स आते हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स आते हैं। यानी कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के पास इक्विपमेंट है, बट यूएस से पाकिस्तान को वो स्पेशल इक्विपमेंट लेना चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद इक्विपमेंट की अपग्रेडेड फॉर्म्स है, ताकि पाकिस्तानी सोल्जर्स या एटलीस्ट हमारी स्पेशल फोर्सेस की सिचुएशनल अवेयरनेस इस अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में ज्यादा बेहतर हो सके। और ये चीज हमारी जो इस अनकन्वेंशनल वॉर में कैजुअलिटीज हो रही हैं, इवन दो कि सेम इसी तरह के सिस्टम्स पर पाकिस्तान में भी काम चल रहा है और इस वक्त भी मल्टीपल जो गन साइड सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तानी गिड्स के तैयार करदा और दूसरी पाकिस्तानी प्राइवेट फर्म्स के तैयार करदा हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने में और उनको बहुत बड़ी तादाद में फील्ड करने में आपको भी टाइम लगेगा। तो स्टॉप गैप के तौर पर यूएस से ऐसा इक्विपमेंट लिया जा सकता है। अब हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं कि F-16 को लेकर।
अक्सर औकात ये चीज़ कही जाती है कि यूएस से हमें कोई चीज़, कोई इक्विपमेंट नहीं खरीदना चाहिए, फ्यूचर में उससे सैंक्शंस लग सकती हैं और इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। रिसेंटली हम इंडिया की मिसाल देख रहे हैं कि आए दिन कोई उनका नया कट्टा यूएस खोल देता है। रिसेंटली भी यूएस ने फार्मास्यूटिकल आइटम्स पर 200% टैरिफ लगा दिया है और इससे जो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट थी यूएस में, वो कंप्लीटली कोलैप्स होने के करीब है। देन तेजस एयरक्राफ्ट में जो इंजन्स लगते थे वो स्मूथली नहीं मिल पा रहे इंडिया को, जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान के लिए ये ठीक होगा कि पाकिस्तान यूएस से F-16 ब्लॉक 70 या उनकी अपग्रेडेशनल किट्स ले? तो इस चीज को जहन में रखिए कि यूएस सैंक्शंस को पाकिस्तान कोई अभी से सर्वाइव करता नहीं आ रहा। माजी में भी ऐसी सैंक्शंस लग चुकी हैं पाकिस्तान पर, और उन सैंक्शंस के लगने के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपने तमाम यूएस बेस्ड इक्विपमेंट्स को ऑपरेशनलाइज रखा है। और जो आर्मी से रिलेटेड इक्विपमेंट है जिसकी मैंने बात की, ये इक्विपमेंट का सैंक्शन से इतना ताल्लुक नहीं है, बिकॉज ये इक्विपमेंट अगर पाकिस्तान खरीद भी लेता है तो इनकी कंप्लीट ओवरऑल पाकिस्तान में ही होगी, तो सैंक्शन लग भी जाए तो इतना इशू नहीं बनेगा। लेकिन जो F-16 जैसे इक्विपमेंट हैं, इनके लिए सैंक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन F-16 आपको एक ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसका आपको ऑलमोस्ट 50 साल का एक्सपीरियंस है, और जेट-एन-सी बहुत ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है, बैटल टेस्टेड है, बट ये F-16 का इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, बिकॉज F-16 के साथ हमारे पायलट्स का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी तादाद में मिराज एयरक्राफ्ट रिटायर करने हैं, तो F-16 एयरक्राफ्ट भी आप एक ही दम रिटायर नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर स्ट्रेटजी यही है कि फ्यूचर में अगर आपको इनकी अपग्रेड्स मिलती हैं तो अपग्रेड्स लें। आपको कुछ नए F-16 भी खरीदने पड़ते हैं तो आप वो भी खरीदें ताकि अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन रखा जा सके। और करंट जियोपॉलिटिक्स को देखा जाए तो चाइना को पाकिस्तान से कोई इशू नहीं है कि पाकिस्तान के यूएस के साथ ताल्लुकात रहें, और करंटली यूएस को भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात हैं, बल्कि चाइना और यूएस दोनों ही इस वक्त चाहते हैं कि पाकिस्तान एज अ ब्रिज काम करे इन दो कंट्रीज के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए, और पाकिस्तान को इसका फायदा उठाना चाहिए। यही वजह है कि इस मीटिंग के बाद F-16 को लेकर दोबारा से वो बहस शुरू हो चुकी है, और SSG से रिलेटेड इक्विपमेंट की मैंने यहाँ इस वजह से बात की है क्योंकि इसकी हमें प्रैक्टिकली इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आई होप कि इस पर काम भी हो रहा होगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।